और इसके अंदर लास्ट जो डिस्कोर्सेस की जो बात है, तो वो डिस्कोर्सेस में एक चीज एक लेटर पूछा जाता है। तो एक ड्रंकर अगर आप लर्न कर लिए तो आपको फादर को लेटर नहीं करना लगेगा, आर्मी पीढ़ी को लेकर, नाना गाड़ी को लेकर। तो ये जो छोटे से कॉन्फिडेंस था, पर्सनल लेटर भी पूछता, तो उसके बाद में कोई ऑफिशियल लेटर नहीं पूछता। एक ही अटेम्प्ट करना, एक मार्क्स का एक ही अटेम्प्ट करना। अभी वैसे तो ये 4 मार्क्स के 4 16 मार्क्स ये हो गए। 8 मार्क्स के एक प्रोज से 1 मार्क्स का एक करना है, एक पोएट्री से एक ही, तो ये 16 हो गए। 16 32 हो गए। 32 पे ये 8 मार्क्स है, 40 हो गए। 40 में तो सीन आंसर के बाद वो पूरे 20 मार्क्स है। 40 20 60 हो गए, 20 मार्क्स से आप 50 हुआ। बाकी ये होते स्कूल वाले उनको लेके आज हम तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज में किस तरह स्टूडेंट्स 10 by 10 लेकर आए, उस मौजू पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जनाब अब्दुल समद साहब के पास हम आए हैं, जिन्हें लोग और उनके स्टूडेंट्स उन्हें समद सर के नाम से जानते हैं। हम उनसे आज बात करते हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, खासतौर पे मुस्लिम स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनकी मादरी जुबान हिंदी है, वो चूज करते हैं एसएससी में सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु को। तो हम उनसे जानते हैं कि तेलुगु में जो जिसको बतौर सेकेंड लैंग्वेज चूज किया जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसा किया जाए या फाइनली 10 out of 10 कैसा हासिल किया जाए। मैं तेलुगु मास्टर जनाब समद साहब का खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समद साहब, आपकी शख्सियत बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पुराना शहर ही नहीं बल्कि बतौर खास अगर हम कहें कि हैदराबाद पुराना शहर ही नहीं बल्कि बिल्कुल आंध्रा और तेलंगाना बिल्कुल आपकी खिदमत से वाकिफ हैं। और बड़े बड़े जो तेलुगु चैनल्स हैं, वो चैनल्स भी आपके इंटरव्यूज को उन्होंने शूट किया, स्टोरीज बनाकर उन्होंने उसको दिखाया है। और वो सियासत, रोजना में सियासत का मंच हो कि वो दीगर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है। तो मैं एक ही जुमला आपके ताल्लुक से कहूँगा, देश भाषलंदु तेलुगु लस्सा, कि जिस तरह हमारी जो जुबान होती है, जो इलाकाई जुबान है, उससे हर एक को उससे मोहब्बत भी होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बरतना चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इसलिए कि हमारे जो सरकारी काम है वो सब के सब चूंकि उसके डॉक्यूमेंट्स तेलुगु में ही होते हैं। तो और आज चूंकि मैं आपके पास आया हूँ वो एक मौजू लेकर कि किस तरह जो 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे क्या तेलुगु में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना क्या आसान है? मैं ये बता दूं, जैसा कि आप सब लोग यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में आप 10 out of 10 मार्क्स लेके आते, मैथ्स में आप 10 out of 10 मार्क्स लेके आते, लेकिन जब तेलुगु की बात आती है तो तब सब लोग ये समझते कि 20 मार्क्स से पास हो जाना, 40 मार्क्स से, 50 मार्क्स से, बहुत 60 मार्क्स से। जी, एक बात ये कि हमारे जो बच्चे हैं जो तेलुगु को बहुत यूं समझते हैं कि ज्यादा प्रिपेयर नहीं होते या टफ सब्जेक्ट समझते हैं, और तब जाके मार्क्स जब तेलुगु में कम स्कोर करते हैं तो उसका जब ओवरऑल जो ग्रेड जीपीए है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। तो यहाँ पर ये हमारे बच्चों की एक जहनियत बन चुकी है कि हमको ये तेलुगु सब्जेक्ट आने वाला नहीं है, तो वो एक जहनियत बना के क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं उसके ऊपर। और रही दूसरी बात, वो उसके अंदर कुछ सम टेक्निक्स ऐसे हैं जो हम आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो वो टेक्निक्स क्या हुआ, हम हमारे बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे। जैसा कि हमारे फर्स्ट लेसन में 5 लेसन है सर, तो फर्स्ट लेसन में 6 पोएम्स है और 5th लेसन में वहां पर 8 पोएम्स है। अगर ये फर्स्ट लेसन के 6 पोएम्स
और इसे 5th लेसन के 8 पोएम्स अगर वो बच्चा जी। पोएमा भावमा अगर लर्न कर लिया जी। तो उसके अंदर कम से कम 50 to 60% मार्क्स वो बच्चा ग्रैब कर सकता क्या है, बात? सिर्फ पोएम से? सिर्फ पोएमों में। अच्छा। तो ये चीज उन बच्चों को नहीं मालूम, वो बच्चों को मालूम भी नहीं है कि वो बच्चे के जहन में क्या बना हुआ है। एक पोएम अगर लर्न कर लूंगा तो मैं सिर्फ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं बोल अच्छा, के। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको बिट को 5 मार्क्स ही होते हैं। 5 मार्क्स ही होते हैं बोल के चला। लेकिन मैं ये बताता हूँ वो जो 4 लाइन की पोएम में 40 मार्क्स आसानी के साथ छुपे हुए। अच्छा। उसी में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आप ग्रैब कर सकते हैं, वहाँ ओन सेंटेंसेस आप ग्रैब कर सकते हैं, अच्छा। प्रकृति विकृति ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं बोर्ड अगर रहा मेरे सामने तो मैं आपको पूरे 40 मार्क्स कैसा कर सकते क्या हैं, बात? वो पूरी सारी चीजें मैं बता सकता था। जरूर किसी मौके पे जो है जरूर बोर्ड को अरेंज करेंगे। लेकिन सब मैं जैसे मैं आप कह रहा था कि हमारे सेकंड लैंग्वेज तेलुगु पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तो मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, और उसमें वो हिंदी मादरी जुबान के बच्चे भी हैं जो तेलुगु को सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं। बिल्कुल। अब ये उसमें तेलुगु सेकंड लैंग्वेज चूज करने वाले बच्चे जो है वो या तो वो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू चूज करते हैं या तो वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करते हैं। तो अब वो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड लैंग्वेज तेलुगु चूज करते हैं। मेरे देखने में ये आया कि बच्चे जो है तेलुगु के नाम से ही डरते हैं। तेलुगु डरने की क्या वजह है? डरने की वजह यही होती सर, वहां पर क्या है, हमारे बच्चों को हम कहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ओनली सिर्फ 10th क्लास में शुरू कर रहे हैं सब ये क्लासेस का। अच्छा 10th क्लास में मतलब उनको फोकस 10th क्लास में किया जा रहा है। 10th क्लास में ही फोकस किया जा रहा है। उससे पहले वो बच्चा 6th क्लास से जब पढ़ता है तो जब उसके ऊपर तवज्जो नहीं जा रही थी। सर मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सर मैं आपसे ये बताऊं, आपके चैनल के जरिए से मैं ये बताऊं सर, अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जब पढ़ रहे हैं तो हमारा बच्चा पहले क्या करता, इंग्लिश में बातचीत करना सीखता ताकि उसके बाकी सब्जेक्ट का पूरा वो मवाद उसको समझ में आए। अगर हम उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमारी उर्दू अच्छी है तो हम हर वो चीज हम आसानी के साथ समझ। तो जब ये 2 चीजों में ये हो सकता तो हमारे तेलुगु में क्यों नहीं हो सकता सर? तेलुगु की लैंग्वेज क्यों नहीं सीखा जा सकती? कितना टाइम लगता? एक स्पोकन इंग्लिश की बात अगर हम कर लिए तो महीना 2 महीने 3 महीने में तेलुगु में बातचीत, इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाता। तो वैसे ही तेलुगु में बातचीत करने के लिए कुछ समथिंग थोड़ा बहुत तो भी अगर हमारा अगर सिखा दिए तो बच्चे में जो डर है वो डर निकल जाता। वो काम हम नहीं करके सिर्फ हम ओनली टेक्स्ट बुक के उसमें टेक्स्ट बुक में सब उसका ये करते जा रहे हैं। सर क्या है क्वेश्चन, ये पढ़ाइए, रीडिंग करा रहे, इसका आंसर याद दिला दे, बाय हार्ट करा दे, रट्टा मारने लगा रहे, रट्टा मारने की अच्छा ठीक है रट्टा मार रहे, रट्टा मारने बाद में क्या कर रहे सर इसको, कभी भी उसको उसका दोबारा उसका हाल चाल जान रहे नहीं जान रहे। FA1 का एग्जाम होता, फिर उसके बाद में FA1 में जो 4 पोएमा याद दिलाते, कुछ लेटर याद दिलाते, क्वेश्चन आंसर याद दिलाते। FA2 भी होता है, FA3 भी होता, फिर जब लास्ट एग्जामिनेशन आए तक ये पीछे जो पूरे भूल जाता, फिर इसको रिवाइज कौन कराएगा? सर एक क्विक रिवीजन आप लीजिए कि कैसे, जैसे आप कह रहे थे कि 10 out of 10 लाना आसान, बहुत आसान है सर। यहाँ पर अभी फिल वक्त में आप ये हमारे स्टूडेंट्स को मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर फर्स्ट बच्चे वो फर्स्ट लेसन के 6 पोएम और 5th लेसन के 8 पोएम्स लर्न कर लीजिए, उसके भावमा लर्न कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी उसके अंदर आने वाला है, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है। आपके जो डिस्कोर्सेस है वो डिस्कोर्सेस पूरे वही ये जो फर्स्ट और 5th लेसन में से ही उसी में से ही डिस्कोर्सेस भी आने वाले हैं। और उसके बाद में इसके अलावा भी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, कवि परिचय जो बोलेंगे वो कवि परिचय आपको याद करना है। तो अभी ये कवि परिचय जो आने वाला है तो यहाँ पर हमारे CC सिलेबस में जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो जब उस टाइम से वो ये हमारी नॉलेज में ये दिया गया कि अगर कोई क्वेश्चन अगर एक बार अगर आ गया तो आने वाले 10 सालों तक फिर वो क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है। तो अब इसीलिए हमारे पास अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये 2 मिला के फर्स्ट लेसन में एक 6 पोएम्स है और 5th लेसन में एक 8 पोएम्स है बल्कि जो बताया था, ये 8 + 6 पूरे 14 पोएम्स है। 14 पोएम में से ऑलरेडी 5-6 पोएम आ चुके हैं, तो उसको आप निकाल दो, बाकी के पोएम्स आप लर्न कर लो। इसमें से आपको फिर क्योंकि एक हमारा एक वो ऑप्शन है पूरे के पूरे लर्न करना है बोल। और जब रही दूसरी बात, जब ये CC सिलेबस आगे बाद में CC सिलेबस आए बाद में क्वेश्चन कैसा आता क्या आता किसी को कोई पता नहीं चल रहा। पता नहीं चलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन उसी में है, मवाद उसी में है, सिर्फ हमको हमारा दिमाग का इस्तेमाल अगर कर लिया होता बच्चा
थोड़ा सोच के अगर लिखता होता तो अंडरस्टैंड करके अगर लिखता तो आंसर उसी में मिल जाता। लेकिन हमारा बच्चा क्या समझता, सर ये क्वेश्चन पूरा टोटल नया आ गया सर, हम आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, हम जो पढ़ के गए थे वो पढ़ के आए ही नहीं सर, ये ऐसे से बातें करते रहते। वो ये बोलिए आपके पेपर स्टार्ट कैसे होता है, पैराग्राफ से स्टार्ट होता है? जी, वो इसके अंदर क्या है, एक सीन पैराग्राफ दिया जाता है सर। वो सीन पैराग्राफ कहाँ पर बोलते हैं, हमारे लेसन में 4 नॉन डिटेल के लेसन है। तो एक लेसन है पीवी नरसिंह राव, और दूसरा लेसन है मखदूम मोइनुद्दीन, और तीसरा लेसन है अरिगे रामास्वामी बोल के, और 4th लेसन कोत्तापल्ली जयशंकर। ये 4 लेसनों में से हमारे को ये पैराग्राफ क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट बिट का फर्स्ट पैराग्राफ वो सीन पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद में सेकंड बिट का जो रहेगा वो अनसीन पैराग्राफ रहेगा। तो अनसीन पैराग्राफ में भी आपको 3 आंसर्स आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 1-2 आंसर जो रहते थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके घुमा फिरा जाता है, अंडरस्टैंडिंग की। वो अंडरस्टैंड कर लिया तो वो भी आंसर कर ले सकता है। तो यहाँ पर भी 5 मार्क्स इसमें से, 5 मार्क्स इसमें से आप गेन करें 2 पैराग्राफ। उसके बाद में एक सीन पोएम दिया जाता है। पोएम भी दे सकता है, या पोएम देके उसका भाव तो भी पोएम देके उसका भाव तो भी लिखो बोल के बोल सकता है। पोएम ही देना आपको, पोएम ही कंप्लीट करना बोले कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है। पोएम दे सकता, पोएम का भाव तो भी लिखो बोल के देता, पूरा कंप्लीट पोएम देता, उसको आपको भाव लिखो बोल के पूछ सकता हो। तो यहाँ पर ये पोएम, और एक उसके बाद में एक सीन पोएम हो गई है, हमारे टेक्स्ट बुक में से आने वाली है। और एक अनसीन पोएम है जो कहाँ से भी उठा के दे सकते, उसका भाव हम लिखा। हाँ, तो मैं ये बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, मैं उस हिसाब से ये बता रहा हूँ सर। हमारे जब से हमारी तेलुगु शुरू हुई, जैसे 6th क्लास में शुरू हुई, तो 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में जो पोएम जो टेक्स्ट बुक में दिए गए, उन पोएमों को भी अगर याद करें तो ये अनसीन पोएम का जो ये लोगों का बच्चों में जो डर है, वो डर आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। आपने बहुत ही बंद अल्फाज में एक बात का खुलासा किया, वो ये कि 10वीं में लाकर बच्चों को स्पेशल क्लासेस, संडे क्लासेस, ये सब उनको आप बिल्कुल जो प्रेशराइज करते हैं स्कूल का मैनेजमेंट या स्कूल के टीचर्स, तो इससे हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। समझ साहब ने बहुत बंद अल्फाज में एक बात ये कही कि इससे हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। बच्चों को बिल्कुल उनके 6th क्लास से, उनके प्राइमरी क्लासेस, एंड जब उनके जब हायर क्लासेस स्टार्ट होते हैं 6th 7, तो ये क्लासेस से उनको पिकअप करके लाना है, उनको वहीं से उनको पढ़ाना है, उनको वहां से फोकस करना है, वहां से फोकस है। और लैंग्वेज सर, लैंग्वेज लाके उनको पढ़ा तो नहीं आने वाला है। और रही दूसरी बात सर, यहाँ पर ही ये लैंग्वेज बोल के नहीं समझ, इसको सब्जेक्ट बोल के पढ़ा रहे। अरे साहब, मैथ सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है, सोशल सब्जेक्ट होता है सर। ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये जो लैंग्वेजेस है, इसको आप लैंग्वेज की तरह पढ़ाइए। आप ये लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारने लगा रहे। कहाँ तक ये मुनासिब समझ। खैर सर, एक लास्ट बिट लेटर है। हाँ सर, आपका कंपोजिशन है। मैं ये कंक्लूड करता हूँ ये पूरा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये सीन पोएम हो गया, अनसीन पोएम भी हो गया। उसके बाद में 4 आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट कंपलसरी पूछने वाला है। उसको आप ब्लाइंडली आप आसानी के साथ 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम कंपलसरी। और रही दूसरी बात, इसके अंदर ऑलरेडी चंद आगे सो है, मैं भी आपके चैनल के जरिए उन बच्चों को मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पर आपको लर्न करना है APJ अब्दुल कलाम की कवि परिचय याद करना है। वानमामले वरदाचार्युलु, उसका वो पोएट का आपको कवि परिचय याद करना है। वेमना का पोएम का याद करना है, बद्देना का याद करना है, येनुगु लक्ष्मण कवि को याद करना है। ये 5 पोएमों को आप आज के दिन से आप शुरू करिए, इंशाल्लाह इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल गए। अभी बाकी के 3 4 मार्क्स के, तो वहां पर भी आप, हमारे पास क्या है सर, बहुत आसान है। यहाँ पर ये फर्स्ट लेसन पोएम है, पोएट्री है, और 3rd लेसन पोएट्री है, 5th लेसन पोएट्री है, 7th लेसन पोएट्री है। 4 पोएट्री से 4 प्रोज है। ये 4 पोएट्री से इसके अंदर 2 चीजें समरीज याद करना है। 3rd लेसन की एक समरी याद करना है, और 7th लेसन की एक समरी याद करना है। पोएट्री में पोएट्री की समरी, ये बहुत आसानी के साथ गेन कर सकते हैं मार्क्स। जहां पर मार्क्स हमको आसानी के साथ ग्रैब करने के जो चांसेस है, मैं वो चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आप प्रोज अगर ले लेंगे आप, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन हमारा बच्चा भी ये मूवमेंट पे नहीं पढ़ पाता, नहीं कर पाता। वो जो 4 मार्क्स की जो क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, उसमें चॉइस है
हाँ ये चॉइस है, मैं अभी बता रहा जी, जी। हूँ, अभी मैं जो बता रहा हूँ तो उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है। 8 मार्क्स क्वेश्चन की बीट अलग है, हाँ फिर अलग है वो वो। अलग बीट है जी। अब ये जो प्रोज में से 4 मार्क्स आसानी के साथ बच्चा हासिल करेगा तो उसको ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ जी। कि ये फर्स्ट लेसन एंड 5th लेसन ये दो भी बच्चा पूरे पोएमा भाव अगर याद कर लिया और ये 3rd लेसन एंड 7th लेसन के समरी से अगर याद कर लिया जी जी, तो बस वो बच्चा क्या बात 70% मार्क्स तो उसके जेब में आएगा। अब उसके बाद जो प्रोज के जो 4 लेसन आए जी। उसमें थोड़ा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 8 मार्क्स का क्वेश्चन करने में थोड़ी हमारे बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती, थोड़ी तकलीफ होती है। तो वो चीज अगर हमारा बच्चा अगर उसमें भी अगर, अरे मैं बोलने का मतलब क्या है, शुरुआत से अगर लेकर आते होते हैं तो वो भी मसला हम टनाटन आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं।